नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है अहम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा आज। आपको बता दें कि बाढ़ ग्रस्त गुरदासपुर क्षेत्र का दौरा करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ पीड़ित के लिए बने शिविरों की करेंगे समीक्षा। आपको बता दें कि पीएम सुविधाओं पर अधिकारियों से करेंगे बात। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा आज। आपको बता दें कि बाढ़ ग्रस्त गुरदासपुर क्षेत्र का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम बाढ़ पीड़ितों के लिए बने शिविरों की करेंगे समीक्षा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बाढ़ ग्रस्त गुरदासपुर क्षेत्र का करेंगे दौरा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पीएम बाढ़ पीड़ित के लिए बने शिविरों की करेंगे समीक्षा। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे। प्रधानमंत्री सुविधाओं पर अधिकारियों से करेंगे बात। पीएम मोदी का पंजाब दौरा। आपको बता दें कि पीएम बाढ़ पीड़ित के लिए बने शिविरों की करेंगे समीक्षा। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पंजाब दौरा है, जहां वो बाढ़ ग्रस्त गुरदासपुर क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस पर क्या अधिक जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के दौरे पर जाएंगे और पंजाब के गुरदासपुर जिले का दौरा करेंगे। बाढ़ ग्रस्त इलाका गुरदासपुर के किसानों से मुलाकात करेंगे। किसान जो शिविरों में रह रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री डायरेक्ट किसानों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उनको सुविधाएं शिविरों में मिल पा रही हैं, कितनी फसलें उनकी बर्बाद हो गई हैं, कितने गाँव के लोग पलायन कर चुके हैं। तो जिस तरह से हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश और पंजाब में भी बारिश के वजह से जो पानी पंजाब में लगातार आ रहा है, उसके वजह से पंजाब में बाढ़ ग्रस्त इलाका ज्यादा हो गया। रावी नदी है, सतलज नदी है, ब्यास नदियों में पानी उफान से बह रहा है। इसके वजह से करीब 23 जिले हैं जो पंजाब के वो बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 46 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2.25 लाख हेक्टेयर जो किसानों की फसलें थी जलमग्न हो गई हैं, जमीनें, उनका नुकसान हुआ है। तो करीब 2000 गांव भी इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनको वहां से लोगों को हटाकर शिविरों में रखा गया है। तो प्रधानमंत्री जब आज गुरदासपुर पहुंचेंगे तो बाढ़ इलाके क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद जहाँ राहत शिविर लगाए गए हैं, राहत शिविरों में जाएंगे। वहां सीधे राहत शिविर केंद्रों में जो प्रभावित लोग, बाढ़ के लोग रह रहे हैं, उनसे बात करेंगे। किसानों से बात करेंगे, क्या उनकी फसलें नुकसान हुई, कितना उनको नुकसान हुआ। और इसको लेकर पंजाब सरकार से, केंद्र सरकार से अपील की गई थी कि बाढ़ प्रभावित इलाका और बाढ़ ग्रस्त से पंजाब प्रभावित है, केंद्र सरकार उसे मदद करे, आर्थिक मदद करे और प्रशासनिक मदद करे। तमाम चीजों के लिए अपील की गई थी। शायद आज उसी अपील के बाद प्रधानमंत्री पंजाब और गुरदास के दौरे पर रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी। बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से आपको एक और बड़ी जानकारी बता रहे हैं। बीजेपी के सांसदों का आज भी होगी कार्यशाला। आपको बता दें कि सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का दूसरा दिन आज। आपको बता दें कि संसद परिसर में चल रही है बीजेपी सांसदों की कार्यशाला। आज कार्यशाला के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा संबोधन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी के सांसदों की आज भी होगी कार्यशाला। आपको बता दें कि सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का दूसरा दिन आज संसद परिसर में चल रही है बीजेपी सांसदों की कार्यशाला। आपको बता दें कि आज कार्यशाला के समापन पर पीएम मोदी का होगा संबोधन।
खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, बीजेपी सांसदों की कार्यशाला का आज दूसरा दिन है, जिसमें बताया जा रहा है कि समापन पर पीएम मोदी का संबोधन होगा। इस पर क्या कोई खास अपडेट? देखिए, बीजेपी के सांसदों की कार्यशाला 2 दिनों की चल रही है। संसद भवन परिसर में चल रही कार्यशाला में आज प्रधानमंत्री का संबोधन होना है। प्रधानमंत्री का समापन सत्र के समय संबोधन होगा। उससे पहले बीजेपी के सांसदों और इसके साथ साथ आज एनडीए के सांसदों को भी बुलाया गया है। उनको 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्र चुनाव के लिए वोटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस कार्यशाला में उनको आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही साथ जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके साथ ही प्रधानमंत्री कल पहुंचे थे तो आखिरी पंक्ति में बैठे थे। आज फिर प्रधानमंत्री कार्यशाला में शामिल होंगे और बाकायदा प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा उसमें भारत की जो तस्वीर है, रोजगार की तस्वीर है, सांसद जो स्थायी समितियों में शामिल होते हैं उनके मुद्दे हैं और जो सोशल मीडिया का उपयोग है और उसको सभी मुद्दों के साथ जनता के बीच कैसे जाएंगे, इन चीजों को फोकस करते हुए प्रधानमंत्री का आज संबोधन होगा। और इन्हीं संबोधन के साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव के जो लिए वोटिंग होगी उसका ट्रेनिंग दी जाएगी और समापन खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि आज फिर जब कार्यशाला का दूसरा दिन होगा तो समापन के दौरान प्रधानमंत्री अपने संबोधन के दौरान क्या बोलते हैं ये देखना होगा। अखिलेश सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो लगभग किस समय शुरू होगा? देखिए, 2 दिवसीय जो कार्यशाला चल रही है वो 11 बजे सुबह शुरू होती है और उसके बाद 2 बजे लंच होता है और शाम को 5 बजे इसका समापन होता है। तो उम्मीद ही की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का समय कार्यशाला के समापन के वक्त रखा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि करीब 4 से 4:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और करीब ये कहा जा सकता है कि करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री का संबोधन चलेगा। तो ये कुल मिला के कह सकते हैं कि ये 4:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा और 5:30 बजे के आसपास ये कार्यशाला समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से आपको एक और बड़ी जानकारी बता रहे हैं। एसआईआर पर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती। चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनौती। आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर को लेकर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। एचसी दावे आपत्ति की डेडलाइन को बढ़ाने से किया था इनकार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। एसआईआर पर चुनाव आयोग के फैसले को मिली चुनौती। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनौती। बिहार में एसआईआर को लेकर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। एससी दावे आपत्ति की डेडलाइन को बढ़ाने से इनकार। एसआईआर पर चुनाव आयोग के फैसले को मिली चुनौती। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। ऐसी दावे आपत्ति की डेडलाइन को बढ़ाने से किया था इनकार। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश जी, चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए यास्मीन, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान जो चुनाव आयोग के द्वारा चलाया जा रहा था, चलाए गए अभियान के दौरान मतदाता सूची से 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। इसी को लेकर चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता चाहे योगेंद्र यादव हों, लेफ्ट की पार्टियों की तरफ हो, कांग्रेस की तरफ हो, आरजेडी की तरफ से, तमाम तरह के तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखे गए थे और इसकी डेडलाइंस को बढ़ाने का और समय मांगा गया था कि तमाम ऐसे तथ्य हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में बतौर गड़बड़ी के आधार पर उनको पेश किया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बीच
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की अध्यक्षता में बेंच सुनवाई कर रही है। तो दोनों जस्टिस की अध्यक्षता में आज फिर सुनवाई होगी और इस सुनवाई में ये कहा गया है तो चुनाव आयोग के तरफ से तथ्य पेश किए गए थे, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका को सुनवाई के लिए कहा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए रखा गया है और अब आज देखना होगा कि जिस तरह से समूचा विपक्ष बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान कार्यक्रम के खिलाफ 65 लाख जो वोट काटे गए हैं उनके कई मृतक लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं, कई फर्जी लोगों के नाम जोड़े गए हैं और एक ही मकान पर 100-150 वोटों की संख्या वहां पर जोड़ी गई है। उसको लेकर तथ्य और फैक्ट और डॉक्यूमेंट्स विपक्ष की तरफ से पेश किए गए हैं, उस पर आज सुनवाई होगी। क्या ये देखना होगा कि जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान 65 लाख वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, उस पर सुप्रीम कोर्ट का आज कोई फैसला आता है या फिर इसी तरह से ये सुनवाई दर सुनवाई बिहार विधानसभा चुनाव के आने तक समाप्त होती है या फिर यूं ही चलती रहे, ये ज्यादा देखने वाला होगा। जी कैसे अखिलेश जी, आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या लगता है क्या फैसला आ सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से दोनों पक्षों को चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया गया था, याचिकाकर्ताओं को भी नोटिस जारी किया गया था और उसमें दोनों तरफ से फैक्ट पेश करने के लिए कहा गया था। पहले चुनाव आयोग के तरफ से सूची नहीं देने की बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वो सूची देने को भी तैयार हुए और उस सूची का अध्ययन विपक्ष समूचा कर रहा है कि इसमें कहां कहां गड़बड़ियां हुई उनको पेश किया जा रहा है। उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो मतदाता सूची में गड़बड़ी सामने आई है, जो विपक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है, अगर वो सारे दावे और तथ्य सही साबित होते हैं तो कहा जा सकता है कि इसको बिहार चुनाव के लिए लागू न करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है या फिर चुनाव आयोग ने जो नई मतदाता सूची तैयार की है जिसका इस्तेमाल बिहार विधानसभा चुनाव में आगामी दिनों में होना है, उसको खारिज कर सकता है। फिलहाल इस पर नजर की है सभी की और सभी को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट क्या नई सूची चुनाव आयोग ने तैयार कराई है उसके आधार पर विधानसभा चुनाव कराएगा या जो लोकसभा चुनाव और पुराने समय में जो सूची इस्तेमाल हुई थी उसी के आधार पर चुनाव होता है। इस पर नजर सभी की टिकी होगी और फैसला देखना होगा क्या सुप्रीम कोर्ट सुनाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबर लखनऊ से, यूपी को ग्लोबल हब बनाने में जुटी है योगी सरकार। आपको बता दें कि 2047 तक 15 से 20 डेकाकॉन वाला प्रदेश बनेगा यूपी। 4 करोड़ ग्लोबल स्किल्ड वर्कफोर्स होंगे तैयार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आईटी और एआई सेक्टर में यूपी ग्लोबल हब बनेगा। आपको बता दें कि 2030 तक लखनऊ और कानपुर में बनेगी एआई सिटी। यूपी में 20 यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी होंगे तैयार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, टियर 2 और 3 शहरों में होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, यूपी को ग्लोबल हब बनाने में जुटी है योगी सरकार। आपको बता दें कि 2047 तक 15 से 20 डेकाकॉन वाला बनेगा प्रदेश। 4 करोड़ ग्लोबल स्किल्ड वर्कफोर्स भी करेगा तैयार। आपको बता दें कि आईटी और एआई सेक्टर में यूपी बनेगा ग्लोबल हब। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं,
यूपी को ग्लोबल हब बनाने में जुटी है योगी सरकार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आपको बता दें कि 2047 तक 15 से 20 डेकाकॉर्न वाला प्रदेश बनेगा यूपी। 4 करोड़ ग्लोबल स्किल्ड वर्कफोर्स करेंगे तैयार। लखनऊ से आपको एक और जानकारी बता रहे हैं, सिपाहियों के बीच मारपीट का मामला आया सामने। आपको बता दें कि 32वीं वाहिनी पीएससी के आवासीय परिसर में मारपीट। आवासीय परिसर में सिपाहियों के बीच मारपीट का मामला। सिपाही मोहित कुमार को पीटने वाला सिपाही अकबर सस्पेंड। आपको बता दें कि कमांडेंट प्राची सिंह ने सिपाही अकबर। अब खबर रायबरेली से। सवारियों से भरा अनकंट्रोल टेम्पो पलटा। आपको बता दें कि तेज रफ्तार सवारियों से भरा टेम्पो पलटा। टेम्पो चालक समेत 2 युवतियां गंभीर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, टेम्पो में सवार थी आधा दर्जन से अधिक सवारियां। आपको बता दें कि राहगीरों की मदद से घायलों को पहुंचाया गया सीएचसी। बछरावा थाना क्षेत्र के फायर स्टेशन के पास की घटना। अहम जानकारी आपको बता रहे रायबरेली से। सवारियों से भरा अनियंत्रित टेम्पो पलटा। आपको बता दें कि तेज रफ्तार सवारियों से भरा टेम्पो पलटा। आपको बता दें कि तेज रफ्तार की वजह से टेम्पो आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण पलटा। राहगीरों की मदद से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं रायबरेली से। सवारियों से भरा आउट ऑफ कंट्रोल होकर टेम्पो पलटा। रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। टेम्पो चालक समेत 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। टेम्पो में सवार थी आधा दर्जन से अधिक सवारियां। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं केशवानंद शुक्ला। केशवानंद, रायबरेली से जो ये घटना सामने आई है जिसमें एक ऑटो आउट ऑफ कंट्रोल होके पलटा, जिसमें 2 युवतियां और ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के फायर स्टेशन के पास का है, जहां पर तेज रफ्तार जो टेम्पो था वो अनियंत्रित होकर के पलट गया, जिसमें ड्राइवर समेत आधा दर्जन जो सवारी थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वही बताया जा रहा है कि जो बगल से जा रही 2 युवतियां थी वो भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें सबसे पहले सीएचसी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन सवारियों को रायबरेली जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया है, जहाँ डॉक्टरों की टीम के द्वारा जो है उनका इलाज किया जा रहा है। वही पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी केशवानंद, इस घटना का वजह क्या बताई जा रही है? क्या रोड पे गड्ढे वगैरह या फिर तेज रफ्तार, क्या इसकी मुख्य वजह है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें, तेज रफ्तार ये जो टेम्पो था वो तेज रफ्तार सवारियों को बैठा करके जा रहा था कि अचानक बताया जा रहा है कि सड़कों पे जो है गड्ढे आ गए थे, उसी को बचाने के चक्कर में अचानक जो है टेम्पो ने ब्रेक मारी, जिसके बाद देखा गया जो ड्राइवर था वो जो सवारी थी वो पलट गई, जिसके बाद जो है ड्राइवर समेत जो है आधा दर्जन जो सवारी थी वो घायल हो गई है। उन्हें अस्पताल लाया गया है सीएचसी, जहाँ से उनको रायबरेली जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। केशवानंद, क्या इस स्थल पर पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं?
बिल्कुल, देखिए रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली जो सड़कें हैं वो उसमें देखा जा रहा है कि गड्ढे इतने हैं कि आए दिन जो है कोई ना कोई हादसे होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हर तरफ देखा जा रहा है जो भी रायबरेली जिले की सड़कें बरसात के कारण एकदम खराब हो गई है। रायबरेली चलना काफी मुश्किल है। इस चीज देखा जा रहा है कि इन सड़कों पे काफी गड्ढे हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जिम्मेदार बहाने बताते हैं, बता दें बरसात तो रुक जाए उसके बाद ही इन सड़कों का निर्माण हो सकता है। तो देखा जा रहा है कि आए दिन इस प्रकार जो हादसे हैं वो होते हुए जा रहे हैं, तो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं वो मौन बैठे हुए दिखाई देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केशवानंद, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल ब्रेकिंग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।